नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। बंगाल में बीजेपी द्वारा गोधरा पार्ट 2 का मंचन, विनेश फोगाट का एक बार फिर मानसिक शोषण की तैयारी, और तीसरा निशांत कुमार के द्वारा नीतीश कुमार पर कंट्रोल। इन तीनों विषयों पर बात करने से पहले हमेशा की तरह आपसे आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो चैनल की मेंबरशिप भी ले लें। मेंबरशिप का मतलब कि आपको एक छोटी रकम हमें हर महीने आर्थिक सहयोग के रूप में देनी होती है, और अगर आप हर महीने का कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं तो एक बार एक मुश्त भी आप हमारा आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। हमें आपके इस आर्थिक सहयोग की आवश्यकता है चैनल को सुचारू रूप से चलाने के लिए। तो सबसे पहले बात कर लें बंगाल में बीजेपी द्वारा गोधरा पार्ट 2 का मंचन। मैं इसलिए इस बात को याद दिला दे रहा हूं, गोधरा जब हुआ, एक ट्रेन गई अयोध्या से गुजरात जा रही थी, गोधरा स्टेशन पे उसकी एक बोगी जलाई गई, और उसके बाद नरेंद्र मोदी जी चीफ मिनिस्टर थे। उसमें जिन लोगों की जो उसमें मारे गए, उन सब की बॉडी को लेके ये अहमदाबाद पहुंचे और फिर उसको खुली ट्रक में रख के घुमाया गया और फिर छोड़ दिया गया, और फिर ये कहा गया कि थोड़ा गुस्सा निकल जाने दीजिए। और उस गुस्सा निकलने में ये हुआ कि जो गोधरा के बाद का जो कांड है वो आज तक सबको पता है कि क्या क्या हुआ। उसी तरह की एक कोई बात बंगाल में हो रही है। अब बंगाल में 2002 में क्या था और आज 2026 में क्या है, उसमें बहुत फर्क हो गया। आज पूरा भारत आपके कंट्रोल में है, भारत की सारी एजेंसीज आपके कंट्रोल में है, भारत के वो बल जिनका काम सीमा पे सुरक्षा करना है वो आपके एजेंट के तौर पे अब वहां काम कर रहे हैं। उसके तमाम वीडियो आ रहे हैं कि किस तरह से भंगड़ा और किस तरह से डांस हो रहा है भाजपा की जीत में, इन सैनिकों के द्वारा, इन सिपाहियों के द्वारा वर्दी में। तो आपने अपने बल को तो ये बना दिया है। इलेक्शन कमीशन किस ढंग से बिहेव कर रहा है इसको बताने की जरूरत ही नहीं है, ये पूरा देश देख रहा है। हम और उसमें इससे मतलब और क्या हो सकता है। इन सब के बीच में आपने बंगाल में एक बहुत ही बेईमानी वाला, एक टोटल रिग्ड इलेक्शन आपने किया, जिसमें वोटर को के मैनेजमेंट से लेके ईवीएम के मैनेजमेंट से लेके सारा कुछ आपने किया। दूसरे को बोलने को कंट्रोल किया, सीआरपीएफ वहां आपने बिठा के रखी, और इन सब के बाद जब आप इलेक्शन जीत गए तो आपने सीआरपीएफ को कहा कि वहां रुके रहो, 2.5 लाख सैनिकों से कहा कि वहां रुके रहो। एक चीज और है, एक ये इंपॉर्टेंट है, जब इलेक्शन की घोषणा हो जाती है तब पूरी स्टेट इलेक्शन कमीशन, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो उसके कंट्रोल में रहता है, और इसीलिए वहां डीजीपी चेंज हुए, चीफ सेक्रेटरी चेंज हुए, सारे बहुत से आईएएस चेंज किए, बहुत से आईपीएस चेंज किए। अजय पाल शर्मा को यहां से बोला, जो जाके धमकी के देख लूंगा, आए अगर तो बता देना कि अजय पाल शर्मा आए थे, कुछ इस तरह की डायलॉगबाजी आपके लोगों ने की। आज बंगाल के में जो कुछ भी हो रहा है उसकी पूरी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ज्ञानेश कुमार की है, क्योंकि आज बंगाल को चलाने का एडमिनिस्ट्रेटिवली वो उसके हेड है। सरकार पूरी तरह से ज्ञानेश कुमार के इशारों पे चल रही है, क्योंकि वो हमारे संविधान में ऐसा कहा गया है। अब इलेक्शन हो गया, आपने फिर गोधरा की तरह अपने उपद्रवी तत्वों को इशारा किया कि ठीक है। फिर क्या हुआ, हर जगह कुछ लोग जिनका इससे कोई मतलब नहीं होता वो मारे जाते हैं। शुभेंदु अधिकारी के जो पीए थे उनकी हत्या कल देर रात हुई। जो हत्या के डिटेल्स आ रहे हैं उसमें बिल्कुल साफ है कि वो एक नियोजित हत्या थी। लोगों को पता था कि किस रास्ते से आते जाते हैं और उनको रोक के उनको गोली मार दी गई। उस पर मुझे एक अमृता पाल या वहाँ की एक विधायिका है, नई चुन के आई हैं, उनका स्टेटमेंट में दम था। वो बीजेपी की विधायिका है, लेकिन उन्होंने बात ऐसी कही, उनसे बार बार रिपोर्टर सबसे पूछ रहे हैं तो लोग कह रहे हैं बदला लेंगे और कुछ हो जाए ये। उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है,
उनसे पूछा गया कि ऊपर से क्या कोई आपको आया, निर्देश आया, हाईकमान से कुछ आया? उन्होंने कहा नहीं, हाईकमान से अभी कुछ नहीं आया, अभी आएगा। लेकिन आज इनकी हत्या हुई है, अब इसके जवाब में हम उनकी हत्या करें, फिर उनके जवाब में वो उनकी हत्या करें, ये तो अंतहीन सिलसिला होगा। इन सबके बीच अमित शाह क्या प्रूफ करना चाहते हैं बंगाल में? हर जगह का मिजाज अलग अलग होता है। जम्मू कश्मीर और बंगाल में बहुत फर्क है। मैं किसी को कम और ज्यादा नहीं कह रहा हूं, हर जगह का अलग अलग मिजाज है। बंगाल में आप डरा के धमका के लोगों को, जिस तरह के वीडियोज आए सामने सामने, तृणमूल कांग्रेस के सारे, तृणमूल कांग्रेस बहुत खराब थी, बहुत वो थी, सारे गुंडे रखती थी, सारी चीजें ठीक हैं, लेकिन अगर आप चुनाव तक वहां कोई हिंसा नहीं हुई, आप उसको कंट्रोल कर ले गए, तो अब आप क्यों नहीं कंट्रोल कर रहे हैं? अब तो यही माना जाएगा ना कि आपके इशारे पे हो रहा, और सामने हो भी रहा है। तृणमूल कांग्रेस के जो भी वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं, उम्मीदवार हैं, नेता हैं, उन सबको किस तरह से पिटाई की जा रही है, उनके ऑफिस को खोल के कैसे लूटा पटा जा रहा है, ये सब वीडियोस हैं। मैं कोई अपने मन से नहीं कह रहा हूं। और इसकी जिम्मेदारी तो ज्ञानेश कुमार को लेनी होगी। अभी भी होश है, गोधरा इज नॉट अ सक्सेसफुल मॉडल इन दिस कंट्री। मोदी जी और अमित शाह साहब, आपको ये समझना होगा कि गोधरा बहुत अच्छा मॉडल नहीं है कि आप गोधरा करके आप बड़े खुश होते हैं कि गोधरा जैसा कर देंगे, सबको ठीक कर देंगे। नहीं होता है। आपका कितना उसकी वजह से आपकी साख को धक्का लगा था, आपको याद नहीं है? अमेरिका ने आपके वीसा तक कैंसिल कर दिए थे, जो रेगुलर वीसा थे। डिप्लोमेटिक वीसा तो देने की बात छोड़िए, क्या थूथू हुई थी पूरे देश की, क्या कहा था अटल बिहारी वाजपेयी ने। याद करिए, हिंसा रुकवाइए, क्योंकि अगर आप हिंसा न रुकवा के खुश हो रहे हैं कि जरा ठीक होने दो, तो इससे आप बंगाल में जो आज तक नहीं हुआ था वो तो आपने बो दिया। कितना बड़ा पेड़ होगा ये आप ही जानते हैं। हिंदू मुस्लिम तो आपने बंगाल में करवा दिया। अब हिंदू मुस्लिम का ये पेड़ उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश की तरह बड़ा वृक्ष बन जाता है कि इसको छोटे में ही बंगाल के लोग इसको रोकेंगे, वो देखने वाली बात होगी। तो मेरा सिर्फ कहना यह है कि बंगाल में जो हो रहा है उसमें पूरी तरह से केंद्र सरकार और ज्ञानेश कुमार की जिम्मेदारी है। और अगर ये होता रह रहा है तो इसका ये माना जाएगा कि ये दोनों लोग चाहते हैं कि ये हिंसा ऐसी जारी रहे। अब मैं दूसरी बात पे आ जाता हूँ। विनेश फोगाट का एक बार फिर मानसिक शोषण की तैयारी। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? विनेश फोगाट भारत की यशस्वी बड़ी पहलवान, खूब मेडल लाने वाली, लेकिन उससे पहले मैं जरा आपको एक बार याद दिला दूं ये मैं क्यों कह रहा हूं। क्योंकि विनेश फोगाट के ऊपर फिर इस तरह का एक, मैं तो षड्यंत्र ही बोलूंगा, षड्यंत्र रचा जा रहा है उस खिलाड़ी के ऊपर जो अपना कमबैक करना चाह रही है। अगर आप सबको याद हो तो जनवरी 2023 में विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, अंशु मलिक, बजरंग पूनिया, इन सब ने दिल्ली में एक धरना प्रदर्शन किया था। और उस समय मुख्य ये था कि जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है उसमें किस तरह से कार्य हो रहे हैं। और उसके बाद बृजभूषण शरण सिंह जो उसके पास के प्रेसिडेंट थे, उन पर आरोप लगाया था कि वो लड़कियों का यौन शोषण करते थे। ये आरोप लगा था, जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ था। फिर एक ओवरसीज कमेटी सरकार ने बना दी थी उसी समय जनवरी में, और ये हुआ था कि वो इसकी जांच करेगी। 5 अप्रैल को ओवरसीज कमेटी ने, 5 अप्रैल 2023 के साथ बातें हो रही हैं, अपनी जांच रिपोर्ट की। वो पब्लिक आज तक नहीं हुई है। अप्रैल में फिर धरना हुआ क्योंकि हुआ कुछ नहीं था, आई वॉश था। फिर सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गया। सुप्रीम कोर्ट के कहने पे बृजभूषण शरण सिंह के अगेंस्ट एक पॉक्सो के उसमें एक FIR दर्ज हुई जिसमें 6-7 लड़कियों के ऊपर यौन शोषण की बात थी। और पॉक्सो में वैसे पहले तुरंत अरेस्ट होता है, इनका कोई अरेस्ट नहीं हुआ, कहीं कुछ नहीं हुए। और ये जैसे उसको इनको करना था वो इन्होंने रफा दफा कर दिया अपने रसूख के उससे। पूरा केंद्र सरकार, बीजेपी के MP ही थे तो पूरी केंद्र सरकार इनके पीछे खड़ी थी और इनको उसमें ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं हुई। लेकिन एक चीज़ हुई कि इस बीच यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने कहा कि जो सब हो रहा है ये बहुत गलत है, उसको कंडम किया। और इसके बाद एक एजिटेशन चला। आपको अगर याद हो 24 दिसंबर 2023 को
फिर यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को सस्पेंड करना पड़ा। जो एक नई कमेटी बनी थी, वो मैं सिर्फ याद इसलिए दिला दे रहा हूं, उसमें संजय सिंह उसके अध्यक्ष बने थे। ये संजय सिंह बृजभूषण शरण सिंह के बहुत खास आदमी, उनके बहुत ही कॉन्फिडेंट, उनको बना दिया गया था। और फिर जब यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग और इंटरनेशनल ओलंपिक का ये सब प्रेशर आया तो इनको हटाया गया कि भाई इनको सस्पेंड किया यूनियन स्पोर्ट्स। तो जब सस्पेंड किया था इसका मतलब इनके ऊपर कुछ आरोप था। फिर अगर आपको मैं सिर्फ इसलिए याद दिला दूं कि ये चीज़ें याद हो, इन सब उन्होंने कहा था कि हम मेडल जाके गंगा जी में विसर्जित कर देंगे, आपको याद है ना। और फिर भारत के एक नेता जिनके पिता बड़े नेता थे और वो हर जगह पहुंच के वो बंदर वाला रोल करते हैं, वो तराजू से तौलने लगते हैं, इधर की रोटी उधर की रोटी। किसान आंदोलन को भी उन्होंने बेचा और इन रेसलर्स को भी कि हम जाट हैं और जाट का करेंगे, और मान सम्मान करके वहाँ से किसी तरह से वापस ले आए। जो ऐसा लगता है अप्रेंटली कि सरकार उससे राहत की सांस ली और उन सबको समझा बचा के घर भेज दिया। उसके बाद उनका न उन नेताजी का पता कि वो इनके लिए कभी खड़े रहे कि ना खड़े रहे। इन वुमेन रेसलर्स के साथ जो पुलिस ने बर्बर व्यवहार किया था, सबको याद है किस तरह से बूटों से रौंदा गया था इनको। इस सब के बीच में जो मेन वो थी वो विनेश फोगाट थी, जो बिल्कुल ठीक से खड़ी हुई थी कि भाई ये हुआ है, मेरे साथ हुआ है, यौन शोषण की बात थी, इसको लेके। विनेश फोगाट के बारे में बता दें कि उसने वर्ल्ड चैंपियनशिप के 2 ब्रॉन्ज जीती हुई है, एशियन चैंपियन है, एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीती हुई है, और 3 बार की ओलंपिक खेली हुई महिला वो है। और उसके अलावा 3 बार कॉमनवेल्थ गेम्स का गोल्ड मेडल जीती हुई है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो बड़ी प्लेयर है। विनेश जो है वो उनकी कैटेगरी जो थी 53 किलो में वो खेलती थी, अलग अलग वेट के हिसाब से होता है, ये 53 किलो में खेलती थी। लेकिन जब 2024 का पेरिस ओलंपिक हुआ तब तक ये सब हो चुका था। तो यहाँ पे क्या हुआ, पूरा जो जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया वो पूरी तरह से अगेंस्ट विनेश फोगाट है कि कैसे भी करके इसको नहीं खेलने देना है। उसने क्या किया कि 53 में चूंकि ये जेल जाना ये सब चल रहा था, एक अंतिम बंगाल एक लड़की थी उसका चयन कर लिया। अब वो चयन हो गया ओलंपिक का, अब कैटेगरी बची 50। तो विनेश को अपना वेट घटा के 50 में खेलने के अलावा और कोई चारा नहीं था, उसमें भी क्वालिफाई करना पड़ा। तो इसने अपना वेट घटाया, जो एक नॉर्मली 53 में खेलती थी वो 50 में खेली और फिर ये ओलंपिक खेलने गई। मैं इसलिए इसको याद दिला दूं, इसने ओलंपिक में जो पेरिस ओलंपिक था उसमें फाइनल में जगह बनाई, फाइनल राउंड में तक पहुंची, और इसने फर्स्ट राउंड में ही जापान की यूई सुसास्की को हराया था, जो उस समय की करंट वर्ल्ड चैंपियन और ओलंपिक चैंपियन थी। ओलंपिक गोल्ड मेडल उससे पहले का 2020 का, वो बड़े फर्स्ट राउंड में हराया। फाइनल तक पहुंच गई, ये लगा कि अब तो एक मेडल तो तय है, या तो गोल्ड या तो सिल्वर। लेकिन षड्यंत्र करके, मैं षड्यंत्र इसलिए बोल रहा हूं कि आप देख लीजिए, बिल्कुल षड्यंत्र की बू आती है कैसे किया गया। वो फाइनल नहीं खेल पाई, कारण वो ओवरवेट पाई गई। 50 में खेल रही थी, 50 से थोड़ा ऊपर पाई गई, उसके 200-400 ग्राम ऊपर वेट था। अगर आपको याद हो, उसने रात भर कोशिश की कैसे अपना पसीना निकाला है, क्या नहीं, वो नहीं कर पाई। और जो उसका हम लोग सिल्वर पक्का समझ रहे थे, उसको डिस्क्वालीफाई किया गया और उसको बॉटम ऑफ द टेबल में किया गया और उसको कोई मेडल नहीं मिला। भारत सरकार की तरफ से कोई इस तरह का नहीं हुआ वो कि कुछ इसमें कोशिश करके करें, क्योंकि और देशों ने किया था इस तरह का, कभी अगर हुआ है तो ये टोटल साजिश थी, उससे उसका मेडल चाहिए। और ये मेडल खिलाड़ी अपने लिए नहीं, ये मेडल देश का होता है। तो देश के गद्दार कौन है, अब ये आप डिसाइड करिए। देश के साथ गद्दारी किसने की, ये आप डिसाइड करिए। क्योंकि मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा हूं, विनेश फोगाट का डाइटिशियन कौन था और कौन क्या था। विनेश फोगाट का काम नहीं होता अपने वो करना, ये उनके डाइटिशियन का काम है। वो कौन लगाता है, कौन करता है, कौन रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का, ये आप देखिए। लेकिन देश को अगर मेडल से डिप्राइव करवा रहे हैं, उन सारे लोगों को लोग इसके साजिश करते थे, और उन्होंने देश के साथ काम क्या किया, इस पर निर्णय आप लीजिएगा। किसी का भी होगा, उसने रिटायरमेंट ऐलान कर दिया, वहाँ से लौट के आई, उनको लोगों ने समझाया कि अगर आपको ये रेसलर की लड़ाई रखनी है तो आपको लड़नी है तो आपको राजनीति में आना होगा। राजनीति में आई, कांग्रेस के टिकट पे इलेक्शन लड़ा और हरियाणा में एमएलए हो गए।
फिर दिसंबर 2025 में उन्होंने ऐलान किया अभी कि मैं कुश्ती में वापस आ रही हूँ, क्योंकि ये मेरा कुश्ती मेरा प्रेम है। और इतने दिनों में मैंने समझा, इस बीच उसकी शादी हो गई, फिर बच्चा भी हो गया था। ये सब करके शी ट्रेन्ड हरसेल्फ एंड शी अनाउंस्ड कि वो अब कुश्ती में वापस आ रहे हैं, लेकिन अब वो 57 kg में खेलेंगे, क्योंकि शादी भी हो गई थी, बच्चा भी हो गया, तो वेट बढ़ गया था। तो 2008 में, माफ कीजिएगा, 2028 में लॉस एंजलिस ओलंपिक है, उसकी तैयारी अभी से शॉर्टलिस्ट हो जाएगा, अभी से चुन लिया जाएगा स्क्वाड्रन, फिर उसकी ट्रेनिंग होगी। अब इसका जो जहां पे रैंकिंग के लिए है, क्योंकि कौन रैंकिंग होगी, एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू ही आप ओलंपिक के लिए चयन किए जाते हैं, उसमें एक बड़ा वो है रैंकिंग का खेल। अब ये सोचिए कि वो रैंकिंग वाला जो टूर्नामेंट है या जो खेल आयोजित हो रहे हैं, कहाँ हो रहे हैं? वो गोंडा में बृजभूषण शरण सिंह के एक जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी, जो भी डिग्री कॉलेज है, वहां पे आयोजित हो रहे हैं, बृजभूषण सिंह के घर में। विनेश फोगाट ने इस पर अपना बयान दिया। उसने कहा भाई ये कहीं भी कर लीजिए, क्योंकि मुझे अपनी जान का खतरा है, वहाँ इस तरह का है। और ये वो बृजभूषण शरण सिंह हैं जिन्होंने राज ठाकरे को कहा था कि अगर यहाँ आए तो फिर बताएंगे तो मैं अयोध्या में, और राज ठाकरे मारे डर के नहीं आए थे, याद है ना? विनेश फोगाट से आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो गोंडा में जाके इनको खेल पाएंगे? यहीं पे बात खत्म नहीं हुई। देखिए, साजिश इसलिए कि 10 से 12 मई तक ये है, कोशिश यह है कि किसी तरह से विनेश फोगाट इसमें आए ही ना, आए तो उसके साथ कुछ ना कुछ तो किया जाएगा। अगर एक विदेशी धरती पे फाइनल में पहुंची हुई इस देश की बेटी का मेडल छीना जा सकता है, तो गोंडा में क्या होगा ये आप खुद ही सोच सकते हैं। इस बीच इसको इंश्योर करने के लिए इसको और तंग किया जाए। ये कहीं एकदम से ये सारी चीजें एकदम से नहीं होती हैं। उनका 2-3 दिन पहले स्टेटमेंट आया, कल उनको आईटीए जो होती है, इंटरनेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है, उसने उनको कल बताया कि यू आर मिसिंग आउट ऑन अ डोप टेस्ट। होता क्या है, जो इंटरनेशनल खिलाड़ी होते हैं उनको ये बताना होता है कि हम इस समय यहाँ उपलब्ध हैं, वो 1 महीने का या 1 हफ्ते का, तो वो कभी भी आके आपका टेस्ट कर लेते हैं। उसको डोप टेस्ट मतलब जो आपको, वो तो नहीं ले रहे हैं डोप। इनको पहले भी इसमें पकड़ने की कोशिश की गई थी, लेकिन उस समय इन्होंने फिर एक्सप्लेनेशन दिया कि भाई वो जहाज में बैठ गई थी, जहाज में बैठ के वो हरियाणा, डोप टेस्ट में वो बता देना होता है कि हम कहाँ हैं और आपको अपना कभी भी आपके पास वो आ सकते हैं, तो आपको अपना कम्युनिकेशन खुला रखना है। ये उस समय कम्युनिकेशन, इन्होंने कहा भाई हम तो बेंगलोर में ट्रेन कर रही थी अपने को, हरियाणा आ रहे थे, वहाँ पे सेशन था, बच्चे का ऐसा उन्होंने बताया, लेकिन उन्होंने उसका एक्सप्लेनेशन को माना नहीं था पुराना। अब नया षड्यंत्र फिर चालू हुआ है कि इसको किसी भी तरह से कैसे भी घेरना है। आईटीए ने कहा कि आपने अपना, इसको बोलते हैं वेयर अबाउट फेल्योर, कि आपने अपना वेयर अबाउट नहीं बताया। एक वार्निंग मिल गई है, जैसे यूट्यूब में मैंने आपको बताया था 3 स्ट्राइक, यूट्यूब बंद, 3 वार्निंग, खेल खत्म। ये विनेश फोगाट के साथ हो रहा है। और मुझे फिर से लग रहा है कि मैंने जानबूझ के मानसिक शोषण बोला है, लेकिन ये मानसिक नहीं, उसको फिर याद दिलाई जाएगी अगर वो गोंडा जाती है। उस पूरे यौन शोषण का जो उसके साथ हुआ था, वो पिक्चर फिर से चलाई जाएगी। निर्णय आपको करना है कि इस देश की बेटियों के साथ, इस देश की पहलवान जो खिलाड़ी हैं उनके साथ क्या हम यही व्यवहार करेंगे। अब आ जाते हैं तीसरी बात पे, निशांत कुमार के द्वारा नीतीश कुमार पर कंट्रोल। आपको लगेगा ये क्या मतलब? भाई देखिए, ऐसा है, निशांत कुमार जो नीतीश कुमार के लड़के हैं, उन्होंने आज शपथ ग्रहण की, वो मंत्री बन गए, जेडीयू के एक मंत्री वो भी हो गए। मंत्री क्यों बने, इस पे थोड़ा चर्चा कर लें। उससे पहले निशांत कुमार भाई 20 जुलाई 1975 के पैदाइश है, 50 साल की उम्र हो गई है, अभी 51 साल हो जाएंगे इस जुलाई में। इंजीनियर हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, बिरला से पढ़े हुए हैं। एक अच्छी बात यह है कि उनके पिताजी भी इंजीनियर थे, नीतीश इंजीनियर थे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, NIT पटना से। और इन लोग के इस बात सबके पास डिग्री है, प्रॉपर डिग्री, प्रॉपर क्लास फेलो, प्रॉपर टीचर, प्रॉपर, ये सारे कुछ हैं इन लोगों के साथ। वो कि मेरी डिग्री एंटायर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की नहीं है, एंटायर सॉफ्टवेयर की नहीं है, इनकी डिग्री है, सब लोग जानते हैं। इनके सहपाठी हैं, इनके कुछ सहपाठियों से मैं भी मिला हुआ हूँ, नीतीश जी के, जो इनके साथ पढ़ते थे। अब सवाल ये है कि 50 वर्ष की आयु में ये क्यों पॉलिटिक्स में आ रहे हैं? क्या लेट हो गए हैं? क्यों आए?
हालांकि कुछ लोग लेट पॉलिटिक्स में आए हैं। अजीत सिंह, चरण सिंह के लड़के थे, लेट पॉलिटिक्स में आए थे, विदेश में नौकरी करते थे, सॉफ्टवेयर का काम करते थे, लेट आए, लेकिन इनके साथ तो ऐसा कुछ नहीं था। नीतीश कुमार के लड़के हैं, साथियों का दबाव था, जैसा इस समय पता लग रहा है कि इनको कैबिनेट में इसलिए लिया गया ये कह के कि इसकी वजह से वो पार्टी में भी अगर काम करना चाहते हैं। वो अभी एक सद्भाव यात्रा उन्होंने निकाली, ये सब चीजें ठीक हैं, लेकिन अभी क्यों? क्योंकि एक चीज याद रखिएगा, नीतीश पहली बार हालांकि 6-7 दिन के लिए, बहुत पहले 1998-99 में ही बन गए थे चीफ मिनिस्टर 7-8 दिन के लिए, लेकिन परमानेंट चीफ मिनिस्टर 2005 से बनना शुरू हुए। तो आज तक क्यों नहीं इनको लाए थे? मैं कैबिनेट में नहीं लाने की बात कर रहा हूं, पार्टी में लाए होते। नीतीश कुमार थे, बेटे की इच्छा, एक ही बेटा है, तो अगर आपका इच्छा है तो उस समय क्यों नहीं लाए थे? संगठन में लाए होते काम। ये सब जगह हुआ है, किसी भी जगह। आप समाजवादी पार्टी को ले लीजिए, आप आरजेडी को ले लीजिए, आप एनसीपी को ले लीजिए, आप कांग्रेस को ले लीजिए, आप बीजेपी को, कहीं सब बहुत से बेटे आए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पार्टी में काम करते हैं उसको। इनको कहीं नहीं लाया गया था। अब क्यों? अब इसके 3-4 वो हैं जो मैं जिस तरह से समझ रहा हूं आपसे शेयर कर रहा हूं। क्या ये पुत्र मोह है नीतीश कुमार का? मेरे हिसाब से नहीं। पुत्र मोह होता तो पहले ले आए होते। तो क्या ये निशांत का इंसिस्टेंस है कि नहीं मैं आना ही है? जैसे 1-2 मंत्री पुत्र और बड़े नेताओं के पुत्र रहे हैं, जो कोई कहता है कि मैं जहर खा लूंगा अगर मुझे ये नहीं बनाइएगा, कोई कहता है मैं मर जाऊंगा, कोई कहता है मैं कूद जाऊंगा, कोई कहता है मैं फलाना करूंगा, कुछ बाहर ही जाके बयान। इसका एक कोई बयान नहीं। तो मेरे हिसाब से निशांत का भी कहीं से कोई इंसिस्टेंस नहीं है कि वो इसमें आए। तीसरा ये है कि क्या पार्टी को एकजुट रखने के लिए, इसको कुछ हद तक मैं मान सकता हूं, क्योंकि जो जेडीयू है वो आज नीतीश कुमार के नाम पे चल रही है। आज नीतीश कुमार नहीं, जब भी नहीं रहेंगे जेडीयू बिखर जाएगी। तो शायद निशांत कुमार को लाके उस कंटिन्यूटी को थोड़ा, क्योंकि ये तय है कि नीतीश कुमार की तबीयत बहुत अच्छी नहीं, तो उस कंटिन्यूटी को शायद करने, ये थोड़े हद तक मान सकता हूं, लेकिन ये एक ही कारण नहीं हो सकता है। मेरे हिसाब से बिल्कुल साफ है, ये बीजेपी का एक हथकंडा है। वो नीतीश कुमार को समझा के बेटे को मंत्री बना के अब पूरी तरह से नीतीश कुमार को कंट्रोल करना चाहेंगे। नीतीश कुमार को कंट्रोल करेंगे, जेडीयू को कंट्रोल करेंगे। क्योंकि अगर बीजेपी को इतना बेटों की चिंता थी, तो एक राजनाथ सिंह जी के बेटे हैं, सुबह से शाम तक परेशान है, मंत्री बन जाएं, छोटे ही मंत्री बन जाएं, कुछ बन जाएं उत्तर प्रदेश में, नहीं बनाए जा रहे हैं। नहीं, नो। एकदम से भाई नीतीश तो बाहर ही हैं, आपके साथ के भी नहीं है। राजनाथ सिंह तो आपका पुराना साथ, एक ही, मतलब एक साथ आप लोग हाफ पैंट पहने, फिर एक साथ आप लोग फुल पैंट पहने, ये सारा आप लोग काम किए, और उनके लड़के को आप मंत्री नहीं बना रहे। नीतीश के लड़के के लिए बड़ा आपके मन में एकदम से प्रेम जागृत हो गया है। ये देखिए, कुछ चीजें समझ लीजिए। ये बिल्कुल तय है कि बिहार में जो लोग कहते हैं ना कि बीजेपी जेडीयू को अपने में समायोजित कर लेगी, नहीं, वो जेडीयू की अलग आइडेंटिटी रहेगी, तभी बीजेपी का फायदा है। अगर जेडीयू अलग आइडेंटिटी में है तो उसके बहुत से ऐसे वोटर हैं जो बीजेपी को वोट नहीं देंगे। हालांकि अब बीजेपी को वोट की चिंता ही नहीं है। एसआईआर अपने पास, डिलिमिटेशन अपने पास, ईवीएम अपने पास, और इन सबके ऊपर ज्ञानेश कुमार अपने पास, तो इसमें वोट की बहुत चिंता नहीं है। लेकिन फिर भी ये बिल्कुल क्लियर है कि निशांत कुमार को केवल और केवल नीतीश कुमार के ऊपर पूरी तरह से शिकंजा कसने के लिए ये एक्सरसाइज की गई है। इसका और कोई कारण नहीं है, क्योंकि अदरवाइज निशांत कुमार को एकदम से वो भी पार्टी में नहीं, पार्टी में रहते तब भी समझाता नहीं, उनको कैबिनेट में लाओ, ये करो। ये बीजेपी की पूरी तरह से साजिश है। अब देखना यह है कि ये साजिश तो कामयाब होगी ही होगी, जब नीतीश कुमार खुद ही तैयार हैं इस साजिश में फंसने के लिए। लेकिन मेरा हरदम यह है कि निशांत को अच्छे मंत्री के रूप में उनको अपनी छाप छोड़नी चाहिए। पिता ने बहुत नाम कमाया था, सुशासन बाबू कहलाते थे। पलटू राम जो बाद में हुआ, लेकिन आप कोशिश करिए कि आप भी कुछ अच्छा सुशासन दे पाएँ। थैंक्स सो मच, धन्यवाद।